हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को कंडक्ट होनी है, उसी को लेकर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस से संबंधित होते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन, सारे सेगमेंट के क्वेश्चन यहाँ शामिल किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अब तक इसमें 8 वीडियो कंप्लीट हो चुका। आज इसका 9 वीडियो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और के डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, चीन। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलएसी है वो भारत और चीन के बीच है। एलएसी की हम बात करें फ्रेंड्स, ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है। भारत और चीन के मध्य कुल 3,488 किलोमीटर 3,488 किलोमीटर लंबी यह सीमा है, जो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। मट्टनचेरी महल केरल में स्थित है। इसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कोच्चि राजवंश के राजा वीर केरल वर्मा को भेंट स्वरूप जो है दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध उत्पादकता और उपभोग, प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो है शुद्ध उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर बनती है। अगर हम इसमें बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पर प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा वहां प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 24 नवंबर, 13 मार्च। 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 दिसंबर। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व उपभोक्ता की बात करें तो 15 मार्च होगा। अगर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता की बात करें तो 24 दिसंबर यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? नाट्यशाला, थिएटर, दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स, प्रदर्शन कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, गायन, म्यूजिक। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, दृश्य कला या विजुअल आर्ट्स। फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक संस्थान है। इसकी स्थापना अगर बात करें भारत सरकार द्वारा अगस्त 1954 में, यानी कि अगस्त 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? हवा महल पंजाब, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, नालंदा असम, लाल किला राजस्थान। फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम बात करें हवा महल की, तो हवा महल आपको जयपुर में मिलेगा। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, जिसका युग्म सही है, बाकी सब गलत है। नालंदा की अगर हम बात करें तो यह फ्रेंड्स बिहार में है, ना कि असम में। वहीं अगर हम बात करें लाल किला, तो लाल किला जो है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में जो है आपको मिलेगा, यानी कि लाल किला दिल्ली में भी जो है आपको मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विक्टोरिया महल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है? कर्म योद्धा ग्रंथ सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के जीवन पर यह लिखा गया एक पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विमोचन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिनको 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1963 में इनको उत्तर प्रदेश की चौथी जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। श्वेत क्रांति
व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध, फसल, मछली, अंडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा दूध। श्वेत क्रांति से जो संबंधित है वो दूध से संबंधित है। भारत में अगर हम बात करें इसके जनक की, तो वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना था। वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना गया था दुग्ध क्रांति की। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा था श्वेत क्रांति का जो संबंध किससे है, तो दूध आप लगाएंगे। अगर मानेगा इसका जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जो है यहाँ से आप सही करेंगे। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें देश में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड आणंद की आधारशिला रखने का भी श्रेय जाता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो जीएसटी काउंसिलिंग की दो अध्यक्ष की यहाँ अध्यक्षता करता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं बैंक दर, ब्याज दर, उलट रेपो दर या रेपो दर। 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेपो दर। फ्रेंड्स, अगर अल्पकाल की बात यहाँ करता है तो निश्चित रूप से रेपो दर होगा, नहीं तो अगर ये दीर्घकाल कर देता तो यहाँ बैंक दर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता। वहीं आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष जो है रेपो दर पर ही उधार देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है स्थिर रहता है। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का जो अंश है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करता है? केवल रबी फसलें, केवल खरीफ फसलें, रबी तथा खरीफ फसलें दोनों, ना तो रबी और न खरीफ फसल। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। सी वाला, रबी और खरीफ दोनों फसलों को यहाँ शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जब प्रारंभ किया था तो 18 फरवरी 2016 को इस योजना को जो है लागू किया गया था। इस योजना में रबी तथा खरीफ दोनों फसलों को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत खरीफ हेतु किसानों द्वारा दिए अधिकतम प्रीमियम 2% तथा रबी फसलों हेतु 1.5% वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी यहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह, अपवर्तनांक। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चालकता। सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। विद्युत चालकता के व्युत्क्रम राशि का विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीनों का निर्माण से होता एमिनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल। 15 की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से मिलकर होता है। कुल यहाँ 20 प्रकार के एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग में लेते हैं। इनमें से अलग अलग एमिनो अम्ल विभिन्न क्रमों से जोड़कर सभी प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। यानी कि जो फर्न्स हैं टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी पत्तियां बड़े आकार वाली संयुक्त यानी कि कंपाउंड होती हैं। इस प्रकार से इनका प्रयोग अगर हम बात करें तो सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है इन पौधों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66 यानी 66, टेरिलीन, केवलर, लेक्सन। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलर। यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट की अगर हम बात करें तो केवलर तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण में पॉली पैराफिनिल और टेराफ्थलमाइड ये सब शामिल किए जाते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं है, बाकी तीनों यहाँ से ग्रीन गैस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें अगर हम बात करें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
ने लिखा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी जरूरी है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की वहाँ मंजूरी लेना जरूरी है। अगर हम बात करें देश के लिए कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के तीनों अंग यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को यहाँ शामिल किया जाता है। वहीं बात करें कानून का प्रस्तावित प्रारूप संसद में पहले पेश किया जाता है, इसके बाद विधेयक लाया जाता है, फिर संसद के दोनों सदनों से पारित कराए जाने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है। उसके बाद ये विधेयक जो है अधिनियम में बदल जाता है जब राष्ट्रपति की मुहर उस पर लग जाती है। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान जो है 1975 से 77 जो लगाया था वो इंदिरा गांधी यहाँ से सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 22 क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें, दिया गया है एक तरफ से समितियां और दूसरी तरफ सुझाव। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी. के राव समिति। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईपीपीएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। यहाँ अगर सबसे पहले हम बात करें बलवंत राय मेहता की, तो बलवंत राय त्रिस्तरीय से संबंधित है। अगर अशोक मेहता की बात करें तो ये 2 स्तरीय से संबंधित है। अगर एल.एम. सिंघवी की बात करें तो स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित हैं। और जी.वी. के राव की बात करें तो प्रतिनिधित्व के तरीके। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार से 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखने को आपको मिलता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उषा मेहता। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसमें मद्रास तक सुना जा सकता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा थी। तो उषा मेहता यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगर हम बात करें 23 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का कार्यक्रम हुआ था। इस नरसंहार के दौरान हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर में। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपना अधिवेशन किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बम्बई, भोपाल, लाहौर, कलकत्ता। 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान अगर बात करें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेल करना है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले इसमें मिलान आपको करा है। तो 27 में अगर हम बात करें महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे तो 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो लाल कुर्ती अभियान से संबंधित थे, और वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 27 की अगर बात करें तो यहाँ आपको डी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 28 देखते हैं,
संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। यहाँ फ्रेंड्स आपको उचित मिलान वाले विकल्प को जो है पहचान करना है। तो अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन की, जो 28 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उचित मिलान है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था, की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदाह के पश्चात हुए अवशेषों के भूमि को गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया था। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे, जिन्हें विहार कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो 30 का जो करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन जो है वहाँ का वायसराय था। अगर हम बात करें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है, यह 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल था। इसी कार्यकाल में यह घटना घटा। कांग्रेस का यह कहकर यहाँ मजाक उड़ाया गया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो ये था फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो जीएस के उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।